चाची मत मारो, प्लीज चाची। आ बहुत दर्द हो रहा है। पाखी रोते हुए बोली, अब नहीं पीऊंगी दूध सच्ची में चाची, मुझे माफ कर दो पर मारो मत। तूने दूध पिया तो पिया कैसे? पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं? कहते कहते रागिनी ने खींचकर एक चांटा पाखी के सर पर मार दिया। आज सारा दिन भूखी मर, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, कहती हुई रागिनी गुस्से में बाहर निकल गई। माँ, आप कहाँ हो? कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? माँ देखो ना, बहुत दुख रहा है। माँ, चाची मुझे बहुत मारती है। 10 साल की पाखी अपनी मम्मी की तस्वीर हाथ में लेकर रोते रोते वहीं जमीन पर सो गई। 2 महीने पहले। मेरी राजकुमारी, मेरी राजदुलारी, मम्मी की प्यारी, पापा की परी, मेरी बेटी पाखी है। माँ रेखा और पापा रमन दोनों पाखी के साथ खेल रहे थे। दरवाजे पर घंटी बजती है। रेखा दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी देवरानी रागिनी और देवर आयुष खड़े थे। कौन है? रमन पाखी के साथ खेलते हुए पूछता है। अरे रमन भैया, हम हैं, आयुष बोला। अरे वाह, आओ ना और बताओ, कैसे आना हुआ? रमन ने कहा। वो भैया, मैं आपके पास जरूरी काम से आया हूं, आयुष बोला। हाँ बताना, यूं संकोच मत कर। भैया, मुझे 15 लाख रुपयों की जरूरत है, आयुष बोला। क्या कहा 15 लाख? रेखा और रमन के मुंह से एक साथ निकला। भैया, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और मुझे नहीं पता था कि कंपनी डूब जाएगी, और भैया बैंक ने कुर्की के आदेश दे दिए हैं, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, भैया प्लीज मेरी मदद करो, आयुष ने कहा। रमन ने ज्यादा पूछताछ नहीं की क्योंकि वो अपने भाई पर बहुत विश्वास करता था। रमन अपने भाई से बहुत प्यार करता था। रमन ने हाल ही 15 लाख का चेक काटकर आयुष को दे दिया। चेक लेते समय रागिनी और आयुष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जिसे रेखा ने महसूस की। रमन का लंबा चौड़ा बिजनेस था जिसे वो रेखा के साथ मिलकर चलाता था। रिश्ते के नाम पर रमन का यही एक भाई और उसकी पत्नी थे, और रेखा का भी यही हाल था। उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं थे, बहन भाई कोई था नहीं। 15 लाख रुपए रमन के लिए देना बड़ी बात नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन आयुष और रागिनी रमन के घर आते हैं और जोर जोर से पाखी को गले लगाकर रोते हैं और कहते हैं कि पाखी, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये आप क्या कह रही हो चाची? पाखी ने रोते हुए पूछा। हाँ मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, कार इतनी गहरी खाई में गिरी है कि ढूंढना मुश्किल है। तभी एक इंस्पेक्टर घर आता है और बताता है कि घटनास्थल पर एक कड़ा मिला है, और वो ये कड़ा पाखी को दिखाता है, पर पाखी उस कड़े को नहीं पहचान पाती है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर रागिनी और आयुष से कुछ जरूरी बातें करके चला जाता है। चाची मुझे बहुत डर लग रहा है, इतना कहकर पाखी अपनी चाची के गले लग जाती है, और रागिनी और आयुष दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं। चाची आप मत जाओ, यहीं रह जाओ। जब 13वीं के बाद रागिनी और आयुष जाने वाले होते हैं तो पाखी उनको रोक लेती है। तभी वहां वकील साहब आते हैं। वो रमन के बहुत ही खास मित्रों में से एक थे। वो रागिनी, आयुष और पाखी को रेखा और रमन की वसीयत के बारे में बताते हैं। वसीयत की बात सुनकर रागिनी और आयुष चौंक जाते हैं। वकील साहब बताते हैं कि रेखा और रमन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी पाखी के नाम कर दी है, लेकिन अभी पाखी छोटी है तो सारी प्रॉपर्टी की देखभाल मेरे सुपुर्द कर दी गई है, और पाखी के 18 साल के होने के बाद पाखी ही सारी प्रॉपर्टी की मालकिन होगी, और शादी के बाद उसके बच्चे इस सारी प्रॉपर्टी के अधिकारी होंगे। इस बीच अगर पाखी को कुछ होता है तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दी जाएगी। रागिनी और आयुष दोनों को सुनकर बहुत धक्का लगता है, पर ऊपर से वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें इस वसीयत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वकील साहब पाखी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और चले जाते हैं। यहीं से शुरू हो जाती है उस नन्ही बच्ची के बर्बादी की दास्तां। आए दिन पाखी अपनी चाची से पिटती रहती थी। रागिनी उसका स्कूल भी छुड़ाने की फिराक में थी, पर वकील चाचा के कारण ये संभव नहीं हो पाया था। रागिनी के अत्याचार पाखी पर बढ़ते ही जा रहे थे। न तो वो पाखी को ढंग से खाना देती थी और न ही उसका ध्यान रखती थी। रागिनी पाखी से घर के काम भी करवाने लगी थी। कई बार जब पाखी कातर दृष्टि से अपने चाचा आयुष की ओर देखती तो आयुष उससे नजरें चुराने लगता। आज जब पाखी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो रसोई में जाकर दूध पीने लगी। इतने में रागिनी आ गई और पाखी को दूध पीते देखकर उसकी खूब जोरों से पिटाई कर दी। चाची प्लीज मत मारो, अब मैं नहीं पीऊंगी दूध। पाखी का करुण रोदन सुनकर आज आयुष से रहा नहीं गया। ज्यों ही रागिनी पाखी को मारकर बाहर आती है त्यों ही आयुष रागिनी पर चिल्लाया। बस रागिनी, बस, और कितना कितना अपने सर पर पाप चढ़ाओगी? बिन माँ बाप की बच्ची का क्या हाल कर दिया। तुम्हारे साथ साथ मैं भी पागल हो गया था, अब और नहीं।
अपनी भाभी और भैया की आखिरी निशानी को अब मैं नहीं खो सकता हूँ। रागिनी, शायद इसीलिए हमारे कोई औलाद नहीं है। तुम्हारा नाम भले ही रागिनी हो, पर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ममता नहीं है। मेरे भाई की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इतना कहकर आयुष अचानक रोने लगा। ओह हो, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। रागिनी हाथ नचाकर बोली, बड़ा प्यार आ रहा है। और ये प्यार तब कहाँ था जब तुम अपने भाई के मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे? अगर तुम मुझे फंसाओगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुप रहो। मैं जैसा कर रही हूं मुझे करने दो, वरना तुम्हें भी खत्म करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। रागिनी की बात सुनकर आयुष ठगा रह गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये औरत उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकलेगी। जब रागिनी और आयुष दोनों में बहस हो रही थी तो पाखी ने उनकी सारी बातें सुन ली और वो इतना डर गई कि बिना सोचे समझे ही वो घर से भाग गई। जब बहुत देर तक पाखी की कोई आवाज नहीं आई तो रागिनी का ध्यान गया। उसने पूरे घर में पाखी को ढूंढा पर पाखी नहीं मिली। आयुष, पाखी नहीं दिख रही है, रागिनी चिल्लाई। लगता है भाग गई। रागिनी की बात सुनकर आयुष परेशान हो गया और वो पाखी को ढूंढने निकल गया। हेलो समीर, कहाँ था? मैं कितनी देर से तुझे फोन लगा रही थी। अरे क्यों परेशान हो बहना? जमीन धस गई कि आसमान फट गया? समीर, पाखी भाग गई। भाग गई कैसे? समीर ने पूछा। वो सब छोड़ उसे ढूंढ, नहीं तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी चली जाएगी। ये रागिनी थी जो अपने भाई से बात कर रही थी। अंधेरी रात में पाखी बेतहाशा दौड़ रही है। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से सना हुआ है। पूरी सड़क सुनसान है, बस कुछ आवारा कुत्ते ही भौंक रहे थे। तभी 2-3 आवारा लड़कों की नजर पाखी पर पड़ती है। पाखी अपने चाचा और चाची की बातें सुनकर बहुत डर जाती है और घर छोड़कर भाग जाती है। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और झींगुर की आवाज माहौल को डरावना बनाने के लिए काफी थे और एक 10 साल की बच्ची ऐसी रातों में भाग रही है। तभी कुछ आवारा लड़कों की नजर भागती हुई पाखी पर पड़ती है। देख यार, क्या माल जा रहा है। तभी एक लड़का कहता है। उसकी बात सुनकर दूसरा लड़का कहता है कि आज तो मजे की रात गुजरने वाली है। ए लड़की कहाँ जा रही है? इतनी रात गए। मासूम पाखी उन लड़कों को देखकर डर जाती है और तेज तेज दौड़ लगाती है, पर वो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करते हैं। चल ले चल अपने अड्डे पर, उनमें से एक लड़का बोलता है। मुझे छोड़ दो प्लीज अंकल, पाखी रोते हुए कहती है। छोड़ दो। चल छोड़ दिया। चलो छोड़ दो। बेचारी बच्ची है। पर तू कहाँ जाएगी? हमारे साथ चल, नहीं तो तुझे कोई पकड़ लेगा। ऐसा कहते हुए एक लड़के ने पाखी को अपनी गोद में बिठा लिया और जबरदस्ती उसके चेहरे को चूमने लगा। तभी दूसरे लड़के ने पाखी के पैर पकड़ लिए। पाखी अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लड़कों से लड़ने की कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में उसके हाथ पैर भी जगह जगह से छिल चुके थे। तभी एक लड़के ने गुस्से में पाखी के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया, जिससे पाखी के मुंह से खून आने लगा। पाखी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उन लड़कों को दया नहीं आ रही थी। उनमें से एक लड़का पाखी के फ्रॉक की चैन खोलने ही वाला होता है। तभी पाखी बहुत जोर से एक लड़के को काट लेती है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो लड़का हड़बड़ा जाता है और पाखी पर उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। पाखी जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी उन लड़कों की आंखों में झोंक देती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर भागती है। देख साली भाग रही है, पकड़ उसे, एक लड़का चिल्लाता है, लेकिन आंखों में मिट्टी जाने के कारण दोनों में से कोई भी पाखी के पीछे नहीं भाग पाता। तभी एक तेजी से आती गाड़ी के सामने पाखी आ जाती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब पाखी को होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। अरे वाह, तुम्हें होश आ गया, नर्स पाखी को देखते हुए कहती है और डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक 18 साल का लड़का, जिसका नाम विवान खन्ना है, डॉक्टर के साथ आता है। डॉक्टर पाखी को चेक करते हैं और विवान से कहते हैं कि बेटा सही समय पर इस बच्ची को ले आए, वरना। कहते हुए डॉक्टर चुप हो जाते हैं। वरना क्या डॉक्टर? विवान पूछता है। नहीं तो ये सदमे में चली जाती। लेकिन अब ठीक है, डॉक्टर विवान से कहते हैं। चिंता की तो कोई बात नहीं है अंकल। विवान पूछता है। नहीं नहीं, एवरीथिंग इज ओके, डॉक्टर कहते हैं, बस कमजोरी ज्यादा है। लगता है कि कई दिन से इस बच्ची को खाना नहीं मिला है, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। जगह जगह घाव के निशान पाखी पर हुए जुल्म की दास्तां बयां कर रहे थे। पाखी की हालत देखकर विवान के हृदय में बहुत पीड़ा होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जैसे ही प्यार से पाखी के सर पर हाथ फेरता है तो पाखी जोर से चिल्लाती है और बहुत डर जाती है और तेजी से विवान का हाथ झटक देती है। पाखी की ऐसी हालत देखकर विवान घबरा जाता है और वो डॉक्टर की ओर देखता है। मिस्टर विवान,
आपको इस बच्ची की बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि इस बच्ची के तन से ज़्यादा मन पर घाव हैं, जिन्हें भरने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। डॉक्टर अंकल, इसे घर कब तक ले जा सकते हैं? विवान पूछता है। आप अभी ले जा सकते हैं, कहकर डॉक्टर पाखी की ओर देखते हैं और कहते हैं, तब तक मैं डिस्चार्ज के पेपर तैयार करता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। सिस्टर, सिस्टर, प्लीज जरा आप इधर आएंगी? विवान नर्स को आवाज देता है। जी सर, कहिए प्लीज। विवान एक पैकेट नर्स को देता है और बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद नर्स विवान को आवाज देती है। विवान पाखी को देखकर हैरान हो जाता है। पाखी इतनी मासूम लग रही थी कि जैसे ओस में भीगा हुआ सफेद गुलाब। दरअसल विवान पाखी के लिए एक ड्रेस लाया था, जिसे उसने नर्स को पहनाने के लिए दिया था। विवान पाखी के पास आता है। पाखी विवान को अपने पास आता देखकर डर जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि एक भयभीत हिरनी किसी शेर को देखकर डर जाती है। पाखी की ऐसी हालत देखकर विवान का दिल बैठ जाता है। तभी विवान अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर पाखी की ओर बढ़ाता है। पहले तो पाखी चॉकलेट नहीं लेती, पर फिर जब नर्स उससे कहती है तो पाखी विवान के हाथ से चॉकलेट ले लेती है। अब तो हम दोस्त बन सकते हैं? विवान पाखी से पूछता है और अपना एक हाथ पाखी की ओर बढ़ा देता है। दोस्त? पाखी झिझकते हुए अपना हाथ विवान के हाथ में दे देती है और कहती है, दोस्त। अच्छा बताओ, आपका नाम क्या है? विवान पूछता है। पाखी, वो धीरे से कहती है। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है। अच्छा, मेरे साथ घर चलोगी? विवान पाखी से पूछता है। पाखी हाँ में सिर हिला देती है। इसके बाद विवान पाखी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। विवान की गाड़ी खन्ना विला के आगे आकर रुकती है। तभी एक नौकर आकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। विवान पाखी को लेकर अंदर जाता है। पाखी कसकर विवान का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर विवान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। विवान और पाखी अंदर पहुंचते हैं। अंदर विवान की माँ और नानी होती हैं। पाखी को देखकर विवान की माँ गायत्री जी चौंक जाती हैं। तू एक भी काम ढंग से नहीं कर सकता है समीर। एक काम दिया था, तू वो भी नहीं कर पाया। बस आवारागर्दी की आदत हो गई है। रागिनी अपने भाई पर चिल्लाती है। आसमान निगल गया या धरती खा गई, एक जरा सी बच्ची नहीं खोज पाए? लानत है तेरे पे, बड़ा डॉन बना फिरता है। रागिनी का बड़बड़ाना जारी था। बहना, 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 थोड़ा दिमाग में ठंड रख, वरना जल के राख हो जाएगा। जाएगी कहाँ लौंडिया बचकर? समीर से तो आसमान भी डरे। तू चिंता न कर बहना, बहुत जल्दी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तेरे सामने होगी, समीर रागिनी से कहता है। इसके बाद समीर पिंटू को फोन लगाता है और उससे कहता है कि वो अपने आदमी चारों ओर लगा दे और पाखी को ढूंढ के लाए। एकदम हूबहू वैसी ही शक्ल, वैसी ही मासूमियत, वैसा ही अंदाज। माँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो माँ आप भी वही सोच रही हो न जो मैं सोच रही हूं? गायत्री जी अपनी माँ से कहती हैं। नानी जी भी हाँ में सर हिलाती हैं। आप कहना क्या चाहती हो माँ? आप क्या कह रही हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। विवान अपनी माँ से कहता है। पहले मुझे ये बता कि ये लड़की तुझे कहाँ मिली विवान? गायत्री जी पूछती हैं। विवान बताता है कि पाखी अचानक उसकी कार के सामने आ गई और बेहोश हो गई थी और फिर हॉस्पिटल से सीधे घर ले आया। बेटा, आपकी माँ का नाम रेखा है क्या? गायत्री जी पाखी से पूछती हैं। जी आंटी, पाखी कहती है। ये सुनकर गायत्री जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पाखी को अपने गले लगा लेती हैं। गायत्री जी को एहसास होता है कि पाखी के तो जगह जगह घाव हैं। ये देखकर वो सब समझ जाती हैं। उन्हें पाखी की हालत पर रोना आ रहा था। वो पाखी से कुछ और पूछने वाली होती हैं कि नानी जी कहती हैं कि गायत्री, बाद में सवाल कर लेना, पहले इसे खाना तो खिला दे और आराम करने दे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मैं भी कितनी पागल हूँ कि पाखी को देखकर सब भूल गई। गायत्री जी पाखी को लेकर चली जाती हैं। नानी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये माजरा क्या है और ये पाखी से माँ का क्या कनेक्शन है? विवान अपनी नानी से पूछता है। नानी बताती हैं कि बेटा, ये उन दिनों की बात है जब तुम्हारी माँ की उम्र करीब 10 या 11 साल की रही होगी। तुम्हारे नाना जी अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते थे। तब मैं और तुम्हारी माँ अकेले ही होते थे। उन दिनों हम जिस जगह रहते थे, अचानक वहाँ दंगे हो गए और तुम्हारे नाना जी भी घर पर नहीं थे। बस हम माँ बेटी ही थे। रात का समय था कि अचानक किसी ने हमारा गेट खटखटाया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं गेट खोलूं या नहीं। तभी गेट खटखटाने की आवाज़ और तेज हो गई। मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? बहन जी, हमारी मदद कीजिए, वरना दंगाई मेरी बीवी और बच्ची को मार डालेंगे। मैंने भगवान का नाम लेकर गेट खोल दिया तो देखा सच में एक आदमी खून से लथपथ अपनी बीवी और 3 साल की बच्ची को लेकर खड़ा था।
उसने जल्दी से अपनी बीवी और बच्ची को हमारे हवाले किया और खुद अंधेरे में गायब हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। वो औरत थर थर काँप रही थी। मैंने उसे गर्म दूध दिया और थोड़ी देर बाद वो कुछ सामान्य हुई। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, सिम्मी। वो औरत अब थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी थी। विवान को यूं कहानी सुनता देखकर नानी मुस्कुरा देती हैं और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं। फिर क्या हुआ नानी? विवान पूछता है। इसके बाद मैंने उससे सोने के लिए कहा और मैं भी गायत्री के साथ सो गई। समय के साथ साथ चीजें धीरे धीरे ही सही पर ठीक हो रही थीं। पुलिस के कारण दंगा और नहीं भड़क पाया। अब तक तुम्हारे नाना भी घर आ गए थे, पर सिम्मी का पति नहीं आया। दिन महीने बनकर गुजरने लगे। तुम्हारे नाना जी ने सिम्मी को बहन मान लिया। वो मुझे भाभी कहने लगी। सिम्मी की लड़की के साथ गायत्री की खूब जमने लगी, जबकि दोनों में 8 साल का अंतर था। अब तो सिम्मी को अपने पति के आने की भी आशा नहीं रही। समय अपनी गति से चलने लगा। गायत्री के स्कूल में ही सिम्मी की लड़की का दाखिला करवा दिया। जानते हो विवान, सिम्मी की लड़की कौन थी? वो पाखी की माँ रेखा थी। विवान सुनकर हैरान हो जाता है। अच्छा रुक, तुझे एक चीज दिखाऊं, कहते हुए नानी उठती हैं और एक बहुत पुराना एल्बम लाती हैं और उसमें से एक फोटो विवान को दिखाती हैं। फोटो देखकर विवान उछल जाता है। चौंक गए ना? ठीक पाखी को देखकर मैं और गायत्री भी चौंक गए थे, नानी बोली। नानी, ये तो ऐसा लग रहा है कि माँ के साथ पाखी की फोटो हो। विवान बोला। बिल्कुल वही नाक नक्शा है पाखी का जो कि उसकी माँ रेखा का है, नानी ने कहा। पता है विवान, एक दिन हमारे शहर में एक छोटा सा मेला लगा था जिसे हम लोग मीना बाजार कहते थे। वहां पर गायत्री और पाखी की माँ रेखा की हमने एक फोटो निकलवाई थी। तब से आज तक एक दिन भी ऐसा न गया हो कि गायत्री ने इस फोटो को न देखा हो और रेखा की याद न की हो, नानी ने उदास होकर कहा। लेकिन नानी, ये रेखा आंटी कहाँ गईं? विवान ने पूछा। बेटा, रेखा करीब 10 साल की रही होगी कि एक दोपहर गायत्री रेखा को पढ़ा रही थी। मैं और सिम्मी मिलकर खाना बना रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब गेट खोला तो बाहर सिम्मी का पति खड़ा था। सिम्मी तो खुशी के मारे हैरान हो गई और अपने पति के गले लग गई। उसके बाद सिम्मी का पति सिम्मी और रेखा को लेकर चला गया और उसके बाद कोई खबर नहीं मिली हमें सिम्मी और रेखा की। तेरे नाना जी ने बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन सिम्मी का पति नहीं माना, वो दोनों को लेकर चला गया। तब से आज तक उनकी कोई खबर हमें नहीं लगी। अभी नानी बोल ही रही थी कि पाखी के चिल्लाने की आवाज आई। नानी की आवाज सुनते ही विवान, नानी और गायत्री जी दौड़कर कमरे की तरफ भागे। कमरे का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। पाखी बिस्तर से नीचे गिर गई थी और नींद में ही हाथ पैर मार रही थी। वो चिल्ला रही थी, नहीं चाची, मत मारो, खून, पापा बचाओ। विवान ने फुर्ती से आगे बढ़कर पाखी को अपनी बाहों में उठा लिया। पाखी पसीने से तरबतर थी और बुरी तरह कांप रही थी। विवान ने उसे सीने से लगाकर सहलाया। पाखी, डरो मत, मैं हूं ना, यहां कोई चाची नहीं है। देखो, तुम सुरक्षित हो। काफी देर बाद पाखी की आंखें खुलीं। विवान को सामने देखकर उसने उसे कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। गायत्री जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने पाखी के माथे को चूमा और कहा, बेटा, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये तुम्हारा अपना घर है। अगले कुछ दिन विवान ने पाखी का पूरा ख्याल रखा। वो पाखी के लिए खिलौने, कहानियों की किताबें और अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाता। धीरे धीरे पाखी का डर कम होने लगा और वो विवान को विवान भैया कहकर बुलाने लगी। एक शाम जब पाखी गार्डन में विवान के साथ बैठी थी तो विवान ने प्यार से पूछा, पाखी, क्या तुम मुझे बताओगी कि उस रात क्या हुआ था? तुम घर से क्यों भागी? पाखी की आंखों में डर फिर से तैर गया, पर विवान का हाथ पकड़कर उसने हिम्मत जुटाई। उसने बताया कि कैसे चाची उसे भूखा रखती थी और मारती थी। उसने वो सब भी बताया जो उसने छिपकर सुना था कि चाची और चाचा ने ही उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट करवाया था ताकि वे सारी जायदाद हड़प सकें। ये सुनकर विवान का खून खौल उठा। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो उन गुनहगारों को सजा दिलाकर रहेगा। उसने अपने पिता के दोस्त, जो एक बड़े पुलिस अफसर थे, उनसे बात की। दूसरी तरफ रागिनी और समीर पाखी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। समीर ने अपने गुंडों को पूरे शहर में फैला दिया था। तभी एक गुंडे ने समीर को खबर दी, भाई, वो लड़की मिल गई है। वो खन्ना विला में है, विवान खन्ना के साथ। रागिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने कहा, चलो समीर, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। हम अपनी प्यारी भतीजी को वापस लेने खुद जाएंगे। आखिर हम उसके कानूनी गार्जियन जो हैं। अगले ही दिन रागिनी और आयुष खन्ना विला के दरवाजे पर पहुंच गए। विवान और गायत्री जी हॉल में बैठे थे जब रागिनी चिल्लाते हुए अंदर घुसी,
मेरी पाखी कहाँ है? मेरी बच्ची को किसने यहाँ कैद कर रखा है? पाखी ने जैसे ही चाची की आवाज सुनी वो सोफे के पीछे छिप गई। विवान खड़ा हुआ और शांत लहजे में बोला, आप यहाँ से जा सकती हैं। पाखी अब कहीं नहीं जाएगी। रागिनी ने नाटक करते हुए रोना शुरू किया, तुम होते कौन हो? हम उसके सगे चाचा चाची हैं। पुलिस बुलाओ समीर, देखो ये लोग एक बच्ची को किडनैप करके बैठे हैं। तभी वहां वकील साहब और पुलिस इंस्पेक्टर प्रवेश करते हैं। वकील साहब को देखकर रागिनी और आयुष के चेहरे का रंग उड़ गया। वकील साहब बोले, रागिनी जी, रमन और रेखा की वसीयत के मुताबिक अगर पाखी को कुछ होता है या उसे तकलीफ दी जाती है तो आप लोगों का प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं रहेगा। और मुझे पाखी की मेडिकल रिपोर्ट मिल चुकी है जो साफ कहती है कि उस पर जुल्म हुआ है। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर आयुष के हाथ में हथकड़ी लगा दी। आयुष डर के मारे कांपने लगा और बोला, साहब मुझे माफ कर दो, सब इस रागिनी का प्लान था। इसी ने रमन भैया की गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी। रागिनी ने आयुष को चुप कराने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने रागिनी, आयुष और समीर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जब वे लोग पाखी की नजरों से दूर हो गए तब पाखी दौड़कर विवान के पास आई। विवान ने उसे गोद में उठा लिया। गायत्री जी ने कहा, आज से पाखी इस घर की बेटी है। नीता और रेखा के साथ जो हुआ उसका बदला तो हम नहीं ले सकते, पर पाखी का भविष्य हम जरूर संवारेंगे। बरसों बाद पाखी एक कामयाब डॉक्टर बनी और खन्ना विला में वही खुशियां लौट आईं जो कभी रेखा और रमन के घर में हुआ करती थीं। विवान हमेशा अपनी छोटी बहन पाखी का ढाल बनकर खड़ा रहा। पाखी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। खन्ना विला में उसे वो सब कुछ मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गायत्री जी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं और विवान उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया और देखते ही देखते 8 साल गुजर गए। अब पाखी 18 साल की हो चुकी थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही पढ़ाई में भी होशियार थी। आज पाखी का 18वां जन्मदिन था। ये दिन पाखी के लिए बहुत खास था क्योंकि वसीयत के अनुसार आज ही वो अपने माता पिता की सारी संपत्ति की मालकिन बनने वाली थी। खन्ना विला में बहुत बड़ा जश्न रखा गया था। तभी वहां वकील चाचा आते हैं। उनके हाथ में कुछ कानूनी कागजात थे। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, आज पाखी बालिग हो गई है। कानूनन अब वो अपने माता पिता की जायदाद की हकदार है। पाखी बेटा, इन कागजों पर दस्तखत कर दो। पाखी ने विवान की ओर देखा। विवान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जैसे ही पाखी दस्तखत करने वाली थी तभी घर के दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। सबको लगा कि शायद कोई मेहमान आया है, लेकिन सामने जो था उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने रागिनी खड़ी थी। वो जेल से छूट चुकी थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी कुटिल मुस्कान थी। रागिनी चिल्लाकर बोली, इतनी जल्दी क्या है वकील साहब? असली हकदार तो अभी आई है। विवान गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, तुम यहाँ फिर से क्या करने आई हो? तुम्हें तो उम्र कैद होनी चाहिए थी। रागिनी ने हंसते हुए एक कागज दिखाया और कहा, अच्छे व्यवहार के कारण मेरी सजा कम हो गई विवान बाबू। और रही बात यहाँ आने की, तो मैं अपनी बेटी पाखी को आशीर्वाद देने आई हूँ। आखिर मैं उसकी सगी चाची जो हूँ। पाखी रागिनी को देखकर कांपने लगी। उसे बचपन के वो सारे जुल्म याद आने लगे। विवान ने पाखी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे कर लिया। विवान ने कड़क आवाज में कहा, तुम जो भी नाटक कर रही हो उसे बंद करो। यहां से दफा हो जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। रागिनी ने बड़ी चालाकी से कहा, अरे मैं तो बस ये कहने आई थी कि पाखी के नाम जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरे पति आयुष का भी हिस्सा था। आयुष तो अब जेल में मर चुका है तो उसका हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। वकील साहब ने बीच में टोकते हुए कहा, रागिनी जी शायद आप भूल रही हैं। वसीयत में साफ लिखा था कि यदि पाखी पर किसी भी तरह का अत्याचार हुआ तो दोषियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। रागिनी ने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली और पाखी की तरफ तान दी। वो पागलों की तरह हंसने लगी। अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं किसी को भी कुछ नहीं मिलने दूंगी। आज मैं इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही खत्म कर दूंगी। जैसे ही रागिनी ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, विवान बिजली की फुर्ती से झपटा और रागिनी का हाथ ऊपर कर दिया। गोली छत में जा लगी। घर के नौकरों और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत रागिनी को दबोच लिया। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। इंस्पेक्टर ने रागिनी को हथकड़ी लगाते हुए कहा, इस बार तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगी रागिनी। रागिनी के जाने के बाद घर में शांति हुई। पाखी बहुत डरी हुई थी, लेकिन विवान ने उसे संभाला। उसने पाखी से कहा, पाखी, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। पाखी ने कागजों पर दस्तखत किए और जायदाद की मालकिन बन गई। लेकिन उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने वकील चाचा से कहा, चाचा जी, मैं इस संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन बच्चों के लिए दान करना चाहती हूँ जिनके माता पिता नहीं हैं
और जो मेरी तरह अपनों के ही जुल्म का शिकार होते हैं। गायत्री जी और नानी जी ने पाखी को गले लगा लिया। विवान की आंखों में गर्व के आंसू थे। पाखी अब सिर्फ एक मासूम बच्ची नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और नेक दिल लड़की बन चुकी थी। कुछ सालों बाद पाखी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम और स्कूल खोला, जिसका नाम उसने अपने माता पिता रेखा रमन के नाम पर रखा। विवान हमेशा उसके साथ रहा, उसकी ताकत बनकर। पाखी की जिंदगी से अंधेरा छंट चुका था और अब उसके सामने खुशियों का खुला आसमान था। पाखी का बनाया हुआ अनाथ आश्रम और स्कूल अब शहर का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। पाखी खुद वहां जाकर बच्चों को पढ़ाती और उनके साथ समय बिताती थी। विवान भी अपने बिजनेस के साथ साथ पाखी के इस नेक काम में पूरी मदद करता था। एक दिन पाखी अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और उसका पल्लू पकड़कर बोला, मैम, क्या आप मेरी माँ बनोगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस बच्चे की मासूमियत देखकर पाखी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो भी अपनी माँ की तस्वीर लेकर जमीन पर सो जाती थी। उसने उस बच्चे को गले से लगा लिया और विवान की ओर देखा। विवान पाखी के मन की बात समझ गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पाखी, अब समय आ गया है कि हम इन बच्चों को सिर्फ एक आश्रम न दें, बल्कि एक पूरा परिवार दें। गायत्री जी और नानी जी ने भी पाखी और विवान की शादी की बात पक्की कर दी। पूरा खन्ना विला खुशियों से सज गया। पाखी अब उस घर की सिर्फ लाडली नहीं, बल्कि बहू बनने जा रही थी। शादी के दिन पाखी ने अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, मम्मी पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे वो परिवार मिल गया है जो मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार देता है। विवान और पाखी ने मिलकर कसम खाई कि वे समाज से अन्याय और मासूम बच्चों पर होने वाले जुल्मों को मिटाने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। पाखी की संघर्ष भरी दास्तां अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। जो बच्ची कभी एक गिलास दूध के लिए पिटती थी, आज वो हजारों बच्चों का पेट भर रही थी। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, हिम्मत और अपनों के साथ से रोशनी की किरण मिल ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको पाखी के संघर्ष और उसकी जीत की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी भावुक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद।